हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 एसएसटी के बोर्ड एग्जामिनेशन के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 के लिए स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए था, जिससे आप मिला पाएंगे कि हाँ आपका कितना मार्क्स आने वाला है, आपने कितने क्वेश्चन को गलत कर दिया है। और आप क्या कीजिएगा ना कि जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो गए हो या फिर जितना भी मार्क्स आपका आने वाला हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके ना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। ओके, उससे पहले जब इस चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन में डालता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सेक्शन ए से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सारे का आंसर मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग बताना है, यानी कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना था, आपको सिंपली एक लाइन में लिखना था, कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि कंजर्वेशन जो है ये एक सस्टेनेबल तरीका है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यानी अच्छे से यूटिलाइज करने का एक तरीका है कंजर्वेशन। यदि आपने ज्यादा लिखा है तो आपको लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ज्यादा लिखना टाइम की वेस्टेज ही थी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या करना है ना, इन 4 ऑप्शन में से एक इनकरेक्ट ऑप्शन को बिल्कुल अलग करना है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन था मेटेलिक ओर्स आर रिसाइकलेबल। मेटेलिक ओर्स रिसाइकलेबल होते हैं। सेकंड, ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं रिन्यू होने के लिए। तीसरा ऑप्शन था ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। और चौथा था कि इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है और लास्ट ऑप्शन सही है। आपका जो सी ऑप्शन है ना, अवेलेबिलिटी इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, ये ऑप्शन गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ना गिवन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, इसे आपको करेक्टली फिर से लिखना है। ओके, तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या बोला गया है कि रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड द मेयर प्रेजेंस रिगार्डिंग दिस डेवलपमेंट। यानी रिसोर्सेज जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल तो है, लेकिन उनका कम से कम प्रेजेंट भी डेवलपमेंट ला करके देगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहां पर जो वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था इनॉर्मस, या फिर यदि आपने उसके सिमिलरिटी में कोई भी वर्ड यूज किया तो वो सही ही कहलाएगा। बस आपको मेयर वर्ड को वहां से हटा देना था। ओके, नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे एक ब्लैंक दिया, उसे फिल करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस चीज में इन्वेस्टमेंट करने से? बी ऑप्शन, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो पॉपुलेशन है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल बन पाता है। ओके, देखिए डैम्स बनाने से ह्यूमन को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट्रीज ये सब लगाने से ह्यूमन को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यदि ह्यूमन का हेल्थ, एजुकेशन और स्किल पे ध्यान दिया जाएगा तो पक्का वो आगे बढ़ेगा। ओके, ये हो गया। अगला ऑप्शन कि मैं सारे को लॉजिक के साथ आंसर बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई भी ऑप्शन आपको बता दूं, मैं हर एक के पीछे लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओके, आपको असर्शन ए, एक असर्शन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। अब कौन सही है कौन गलत है वो आपको हमें बताना है। सबसे पहले असर्शन पढ़ेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है ना वो फ्लक्स के स्टेट में रहता है, यानी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो हमेशा फ्लो करता है, मतलब कि बढ़ते रहता है या फिर कम होते रहता है। फ्लो का मतलब यही होता है आगे पीछे होते रहना, है ना। तो फ्लक्स का मतलब वही है फ्लो। ओके, तो यहाँ पर पॉपुलेशन हमेशा फ्लो के स्टेट में रहता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो आपका असर्शन सही हो गया। असर्शन सही हो गया मतलब आपका डी ऑप्शन आप हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रीजन क्या है? द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय बर्थ रेट, डेथ रेट एंड बाय लार्ज स्केल माइग्रेशन। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है ना वो बर्थ रेट से अफेक्टेड होता है, डेथ रेट से अफेक्टेड होता है और लार्ज स्केल माइग्रेशन के चलते अफेक्ट होता है। तो यहाँ का एक चीज समझ गए हो, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल
सही है, तो आपका सी ऑप्शन भी हट गया, बच गया ऑप्शन ए या फिर बी। इन दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो अब आपको देखना क्या है ना कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो रहा है कि नहीं, यानी जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो पहले असर्शन समझिए। असर्शन क्या था कि जो पॉपुलेशन है वो फ्लो के स्टेट में रहता है, पहली बात। दूसरी बात, रीजन में आपको क्या कहा गया है कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ना वो बर्थ रेट से अफेक्टेड होता है। अब सर बर्थ रेट से अफेक्ट होता है, इन सब चीज अफेक्ट होता है, तो क्या ये पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है। इन्हीं सभी कारणों के चलते तो पॉपुलेशन फ्लो करते रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाना चाहिए था। जिसने भी ए किया है नीचे कमेंट बॉक्स में ए लिख दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में आपको लिटरेसी रेट एक टर्म है, लिटरेसी रेट को आपको यहाँ पे क्या करना था? डिफाइन करना था कि आखिर लिटरेसी रेट क्या होता है। ओके, अब लिटरेसी रेट देखिए यहाँ पे डेफिनेशन जो है ना आपको ज्यादा लंबा नहीं लिखना था, आपको सिंपली 1-2 लाइन में डेफिनेशन लिखना था, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ये सब क्वेश्चन था ही नहीं। तो लिटरेसी रेट होता क्या है? लिटरेसी रेट एक ऐसा परसेंटेज है पीपल का जो कि पढ़ लिख सकते हैं किसी सर्टेन कंट्री में। ओके, तो आप क्या लिखते हैं? लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन अ सर्टेन कंट्री। आगे बढ़ेंगे 7 क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे ऑड वन आउट को इन 4 ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना था। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या गया है। देखिए सबसे पहला जो चीज है ये एक न्यूज पेपर बोल सकते हैं आप इसे, सेकंड जो है वो बुक है, थर्ड भी बुक है और फोर्थ भी बुक है। तो 3 बुक के बीच में एक मैगजीन डाल दिया गया है, एक न्यूज पेपर डाल दिया गया है, तो आप इसे हटा देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमृता बाजार पत्रिका जो है ये किस लैंग्वेज में ओरिजिनली पब्लिश होती है? ओके, हुई थी, तो ये आपका जो है वो था बंगाली लैंग्वेज में ये पब्लिश हुई थी। ये आपका जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न पीरियड से आया हुआ है। तो मॉडर्न पीरियड से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8। आगे बढ़ेंगे, ये कौन कौन से 2 मेजर इवेंट्स थे, ये आपको 2 ही यहाँ बताना था कि ऑप्शन में 2 ही दिया गया है। कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे 20th सेंचुरी के? तो यदि आपको याद भी नहीं आ रहा होगा आप कर ले गए होंगे। कैसे देखिए बताते हैं हम। देखिए यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। ये आपका 20th सेंचुरी का चीज था, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC, ये आपका 19th सेंचुरी में हुआ ही था। ओके, तो इसको आप हटा देंगे, ये आपका हो ही नहीं सकता। अब जिसने इसमें ऑप्शन बी हटा दीजिए, तो ऑप्शन फर्स्ट चला गया, सेकंड चला गया, थर्ड चला गया, बचा कौन सा? बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर यही हो जाता। और देखिए यहाँ भी क्या दिया हुआ है, जालियांवाला बाग मैसेकर ये बड़ा इवेंट था, पार्टीशन ऑफ बंगाल ये बड़ा इवेंट था ही। ओके, मैं देखिए लॉजिक के साथ आपको आंसर बता रहा हूँ। गाइस यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा लाता रहता हूं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने आंसर्स को मैच कर सके और पता कर सके कि आखिर उनका कितना मार्क्स आने वाला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन इवेंट्स को अरेंज करना है। सबसे पहले आपको डेट कम से कम पता होना चाहिए। यदि आप कम से कम ये भी जानते हैं कि मंगल पांडे ने कब रिफ्यूज किया था, तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाते, एंड ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मार्च में हुआ था और ये सब जो है वो मई के आसपास में हुआ था। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। एक असर्शन है और एक रीजन है। ओके, अब आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन में ये कहा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन करके आ रहे हैं अभी, कि पहले में क्या है कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, दोनों सही है। सी में है कि रीजन गलत है, डी में असर्शन गलत है। तो पढ़ते हैं पहले क्या है। देखिए असर्शन में बोला गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाया था, प्रैक्टिस किया था, ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक किया जा सके। क्या ये बात सही है? जी सही है। तो असर्शन सही हो गया, ऑप्शन डी फटाक से हटाइए। रीजन की बात करें तो होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट हुआ था, होम रूल लीग आपका स्टार्ट हुआ था 1907 में आगा खान और इनके द्वारा। तो क्या ये सही है? ये गलत है। पहली बात कि होम रूल लगभग 1916 जहाँ तक मुझे याद है 1916 में होम रूल आपका स्टार्ट हुआ था, तो ये तो यही गलती होगा। रीजन आपका फटाफट गलती है, रीजन से आपका गलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। यस सर। चलिए 12 क्वेश्चन में क्या है? व्हाट एक्शन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक अंडर द मार्शियल लॉ इन पंजाब, यानी कि जब पंजाब में मार्शियल लॉ लगाया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? तो मार्शियल लॉ लगाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? वो किसी को भी कहीं ना कहीं से अरेस्ट कर लेते थे, ये उन्होंने उस टाइम पर कर दिया था। तो आप क्या लिखते? दे वर अरेस्टिंग एनी पीपल, सर्चिंग फॉर एनी पीपल एंड अरेस्ट देम विदाउट एनी ट्रायल। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते थे। नेक्स्ट है, Which one of the following option is not a basic feature of India's foreign policy? इनमें से कौन सा जो है
एक बेसिक फीचर नहीं है। तो पहले समझते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड पंचशील, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है इंडिया। नेक्स्ट फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन विद नेबर, ये भी बात सही है। अब ऊपर पढ़िए रीजनल कोऑपरेशन, पंचशील और ये। अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर होना चाहिए था ना वो आपका होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर जो ये है ना वो नहीं है इंडिया के पॉलिसी पर। इंडिया के पॉलिसी में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में आपको हमें पूछा गया है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर चुन करके लिखना था। तो क्या स्टेटमेंट है वो समझते हैं। सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फॉर ऑल रीजंस, यानी कि कौन से रीजंस के लिए यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिया में इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, इट सेफगार्ड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करता है। दूसरा, इनेबल अस टू लिव इन हार्मोनी। तीसरा, लिमिट द पावर ऑफ माइनॉरिटीज। और चौथा, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनेबल अस टू लिव इन हार्मोनी। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था, यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे कि कौन सा रीजन लिखे हम, ऑप्शन ए लिखे या फिर ऑप्शन बी लिखे। तो ये डेमोक्रेसी को सेफगार्ड तो करता है, साथ साथ हमें हार्मोनी में हम रहे ना, ये भी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए भी इसका है सही, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए कि हम लोग आपस में भाईचारे के साथ हार्मोनी में रहते हैं। हाँ, नो डाउट डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, सेफगार्ड कर रहा है, लेकिन मुझे ऑप्शन बी लगता है। आपने क्या किया था नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको करेक्ट करना और फिर से लिखना भी था इस चीज को। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। क्या स्टेटमेंट? पार्लियामेंट इज empowered to remove prime minister, judges and of सब। देखिए 16th क्वेश्चन में क्या है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, सही करना और फिर से लिखना है। क्या स्टेटमेंट है कि जो पार्लियामेंट है ना, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यदि आपने हल्का सा भी पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव चैप्टर को तो आप यहाँ पर क्या करके आए होंगे, प्राइम मिनिस्टर की जगह पर यहाँ पे क्या होता, प्रेसिडेंट होता। बस एक वर्ड चेंज करते आपका खत्म हो जाता ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स आपके नाम हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर के टर्म्स में कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही दिया गया है वो बस आपको यहाँ बताना था। देखिए ये जो सिंपल क्वेश्चन आए थे ना, आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं था। यदि आपको चैप्टर का बेसिक भी पता था कि हाँ क्या बात हुई है चैप्टर में, तो आप इसको कर करके आए होंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो पहला है, लोकसभा स्पीकर कैन अडजर्न बोथ द हाउसेज। जो लोकसभा स्पीकर है वो दोनों हाउसेज में जा सकता है। पहला ये पूछा यहाँ पे ऑप्शन है, प्रिसाइड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। दोनों हाउसेज के मीटिंग में ये रह सकता है, प्रिसाइड कर सकता है। परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन का काम करता है। चौथा है, प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि दोनों हाउसेस के मीटिंग को ये प्रिसाइड करता है। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए था, तो इसका जो सही आंसर होता है वो ये हो जाता ना कि ये जो है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कर सकता है दोनों हाउसेस में। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड डैश इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट हेड होते हैं स्टेट के और यूनियन गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके हेड होते हैं किस चीज के, यूनियन गवर्नमेंट के। 19 क्वेश्चन में पूछा गया है, द सिविल केसेस आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स ओवर डैश एंड डैश। जो सिविल केसेस है ना वो किस चीज को लेकर के डिस्प्यूट होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया आपसे कि वो किस किस चीज के बीच में होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप बहुत सारे आंसर लिख सकते थे, जैसे कि आप पहला लिख सकते थे, सिविल केसेस आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर। इन सारे में से आप कुछ भी यहाँ पर पे लिख सकते थे। ओके, आगे बढ़े। हु डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट। कौन जो है इस चीज को डिसाइड करता है कि जो गिल्टी यानी कि जो भी पकड़ा हुआ व्यक्ति है वो मतलब कि गुनहगार है या फिर इनोसेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाता कोर्ट। कोर्ट इस चीज को डिसाइड करती है। पुलिस का काम है पकड़ना, विक्टिम तो कुछ कर ही नहीं सकता है। यदि वो बोल देगा कि हम चोर नहीं तो वो चोरी छूट थोड़ी जाएगा, तो ये तो ऐसे ही हट गया। और गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वेशन यहाँ पे नहीं होने वाला
है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस है और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाले थे, यानी यहाँ पर आपको लंबे लंबे आंसर लिखने थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ गाइस कि आपने 20 एमसीक्यू में लगभग कम से कम 18 तो सही किए ही होंगे, क्योंकि 18 तो सही होने ही चाहिए थे। आपका कितना सही हुआ मैच कर लिया आपने, नीचे कमेंट बॉक्स में जितना भी सही हुआ लिख के बताइए। ओके, आगे बढ़ेंगे। सजेस्ट 3 मेजर्स फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए आपको 3 मेजर्स बताने हैं कि यदि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है तो इसके क्या क्या 3 मेजर्स हम लोग और कर सकते हैं कि सही तरीके से जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो पाए। तो इसका आंसर बेसिकली पॉइंट्स में लिखते हैं कि हाँ हमें रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हमारे काम का है उतना ही हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ चीज़ों को बचाना भी चाहिए। उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि हमें रिसोर्सेज को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, लोगों को रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, और हम लोग को टेक्नोलॉजी ऐसे को डेवलप करना चाहिए ताकि रिसोर्सेज को सही तरह से डेवलप किया जा सके या फिर यूटिलाइज किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 6 फैक्टर ऑन विच यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। 6 फैक्टर्स आपको बताने थे। आप सभी को पता होगा 6 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपके सारे टीचर्स ने से इंपॉर्टेंट ही टिक करवाया होगा। ये 6 फैक्टर्स हर साल एग्जामिनेशन में आते हैं। कौन कौन से 6 फैक्टर्स थे? पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा था स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो 22nd क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया है कि किस प्रकार से ब्रिटिश का रूल था उसने ट्राइबल्स के राइट को अफेक्ट किया। 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हैं ना, आप लिखते हैं कि जो चीफ्स थे उन्होंने सारे पावर को लॉस कर दिया, उनके सारे पावर चले गए। और दूसरा आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना था इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि आप 2-3 पॉइंट लेने से काम चल जाता, 2-3 पॉइंट लेने से काम चलता था, एक्सप्लेन करना था आपको। जैसे कि आप क्या लिखते थे सबसे पहले कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो, लेकिन जो फार्मर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, वो चाहते थे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कंटिन्यू किया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस लाए और फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस लाने से क्या क्या हुआ, तो उन्हें अलग अलग प्लेसेस में मूव करना पड़ा। कोई लेबर बन गया कहीं जाकर के, कोई दूसरे कामों में ध्यान देने लगा, यानी उन्हें अपनी जगह से भगा ही दिया गया। उसके बाद क्या कि ज्यादातर फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। जो टिम्बर प्रोड्यूस करते थे तो उन्हें दूसरी से दूसरी जगह जाकर के काम करना पड़ रहा था। ये सब आप लिखते। और आप ये लिख सकते थे कि जब उन्हें पे नहीं किया जा रहा था या फिर जो भी था कि उनके जब घर को छीन लिया गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना था। 3-4 पॉइंट्स आप बना सकते थे आराम से इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके दिया गया है, आपको मूवमेंट बताना है जो कि बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था और बिरसा मुंडा कैसे अपने पीपल्स को जो है वो मोटिवेट कर पाते हैं। तो बिरसा मुंडा ने किस चीज़ को स्टार्ट किया? बिरसा मूवमेंट को स्टार्ट किया था और उनका क्या कहना था उन चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना था। तो उन्होंने कैसे पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाया। तो उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश का जो लैंड पॉलिसीज है ना वो कहीं ना कहीं गलत है, वो हमारे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को खत्म कर रहा है। उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने एक फ्लैग भी निकाला था बिरसा राज के सिंबल के रूप में। ये 3-4 पॉइंट से आप लिखते। देखिए मैं आपको पूरा आंसर नहीं बताऊँ क्या लिखना, मैं आपको बस बेसिक पॉइंट बताऊँ कि आपने इस चीज़ को लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा, पक्का मिलेगा। उसके बाद फाइनली आप यहाँ लिखते कि लास्ट में बिरसा मूवमेंट खत्म हुआ बिरसा मुंडा के मौत के साथ। इस प्रकार से आप लिखते, ठीक है, वो शहीद हो गए थे, ऐसा आप बोल सकते हैं। देखिए 24th क्वेश्चन में बोला गया है कि आखिर इंडिया ने डेमोक्रेसी को क्यों चुना, 3 रीजन बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को इसलिए चुना क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे फिजिकल, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटीज बहुत जाने। पहले आप ये लिखते। दूसरा आप यहाँ पर ये लिखते कि यहाँ पर जो पीपल है ना वो डिफरेंट रिलीजन से है और डिफरेंट रीजन से हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। उन सभी को एक कॉमन पॉइंट में लाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ी थी। ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे। अब गाइस आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, तो आप अगले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए गाइस आपका जितना भी मार्क्स आने वाला है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि आपने जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस कर दिए हैं इसमें आपके कितने सही हुए, कितने के आंसर आपने बिल्कुल रेलेवेंट लिखा है, जो मैंने कहा वैसे ही लिखा है, और कितने आपने कुछ दूसरा लिखा है वो छोड़ के आए आप क्वेश्चंस। अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।